देश के जो लोग हैं उनका मूड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाई उमर अब्दुल्ला क्या बोलकर गए आपके सामने, महबूबा मुफ्ती का बयान, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा लाल किले के सामने गूंजा। ऐसे कई बयान है, हुसैन दलबल का बयान आपके सामने, अबू आजमी का बयान आपके सामने, और सरकार केवल सुनेगी क्या? केंद्र की सरकार केवल बैठकर सुनेगी क्या? इस आलोचना के डर से कि भाई कोई ये ना कह दे कि ये लोग सख्ती बरत रहे हैं। देश के मामलों को लेकर क्या केंद्र की सरकार को एक हार्ड स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है? और ये देश के लोग आपसे पूछेंगे। पासवान जी। नहीं राममोहन जी, आप एक नाम लगता है लेना भूल गए, राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि मार्जिनलाइजेशन से कोई अत्याचार होता है तो कोई आतंकी बन जाता है। अरे बाप रे बाप, दलितों से ज्यादा अत्याचार हुआ है क्या किसी के ऊपर? यहाँ पे अनुसूचित जाति, दलित, वंचित समाज के साथ ज्यादा शोषण हुआ है क्या? कितने आतंकी बने हैं? ये मानसिकता का विषय है। और जहां तक हमारी प्रतिबद्धता की बात है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा करके देख लिए। दिल्ली के इन धमाकों को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में जो सुरक्षा का माहौल रहा है, जो समृद्धि का माहौल रहा है, आज से पहले कभी नहीं था। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भूटान से कहा था और वो शब्द मेरे कान में आज भी हैं कि जस्टिस विल बी डन। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि यदि पाताल लोक में भी छुपे हो, यदि पाताल लोक में भी छिपे हो तो उनको ढूंढ करके निकाल करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए बोलने में, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनके पास में जाऊं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जगदीश जी आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये उमर तो चला ही गया, मर गया, वो नरक में गया होगा, जहन्नुम में। लेकिन इसके अलावा भी ये जो जितने आसपास के आतंकवादी उसके चेन में पकड़ने वाले, इससे देश के लोग मानने वाले नहीं हैं कि आप समझें कि ये 10-15 लोगों का गैंग आपने पकड़ लिया और देश के लोग मान जाएंगे। देश के लोग एक बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और वो कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर यहीं पर फिर महाभारत के अंदर मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन पहले अश्विनी उपाध्याय जी, ये क्या आपको लगता है, जैसे आप आज का मैं आपका बयान सुन रहा था, आपने कहा कि कहीं संविधान के अंदर मदरसा शब्द है ही नहीं, लेकिन ये सब चल रहे हैं, ये सब गड़बड़ चल रहे हैं। क्या मदरसे पर रोक लगाने से आतंकवाद पर लगाम लगेगी? क्या आपका अनुभव कहता है? और क्या जो टर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं कि भाई संविधान के हिसाब से क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, देश के लोगों को थोड़ा समझाइए। देखिए, मेरे हाथ में भारत का संविधान है राममोहन जी, और भारत के संविधान में अगर कहीं एक भी पन्ने पे एक भी बार मदरसा शब्द आया हो, मैं आजीवन अपनी वकालत छोड़ने के लिए तैयार हूं और इस विषय पे किसी भी विषय पे बहस करने के लिए तैयार हूं। न वक्फ शब्द आया, न वक्फ बोर्ड आया, न वक्फ ट्रिब्यूनल आया, न मदरसा आया। देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, इसलिए मजहब के आधार पे किसी भी तरीके का नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा, हर तरीके का मजहब के आधार पे कुछ भी लेन देन करने का संविधान इजाजत नहीं देता जी। मैं आपको दूसरा एक बहुत सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट दिखा रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस है 2011 के वॉल्यूम 8 में, प्रिंटेड भी है, पेज नंबर 737 पे। 3 जजों की बेंच है, जस्टिस पांचाल, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस BS चौहान की बेंच ने 2011 में अगस्त में कहा, इस देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगस्त 2011 का रिपोर्टेड जजमेंट है ये, कोई भी जाके गूगल कर सकता है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर केस, बहुत फेमस केस है। और अगले ही साल 2012 में कांग्रेस की सरकार ने इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला और बदल के मदरसों को इस राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब वो जो अमेंडमेंट किया 2012 में कांग्रेस की सरकार ने, उसका परिणाम ये है, मदरसे में कौन पढ़ता है सरकार को नहीं पता, पढ़ने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, कहां से फंडिंग आती है, कहीं कुछ नहीं पता। बाकी जगह स्कूलों में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है टीचर्स के लिए, मदरसे में TT क्वालिफाई करना भी जरूरी नहीं है। तो आज की डेट में मदरसे एकदम सरकार के कंट्रोल से बाहर है। ये दुख, ये मतलब बहुत ही ये आश्चर्य की, ये बहुत ही हमारे लिए कहते नहीं बहुत बड़ा खतरा है कि न पढ़ने वाले का पता, न पढ़ाने वाले का पता, न किताब का पता, न कॉपी का पता, वहां कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, कैसे हो रही, कुछ भी नहीं पता। न मदरसे की किताब कभी पब्लिक जो बुक स्टोर होती है, आप कहीं मार्केट में जाइए, है मेरे साथ आपको CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप मदरसे की किताब एक बार जरा बाहर खोल के जाके कहीं आप बुक सेलर के यहाँ से आप ले ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं क्या है।
जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, इनफैक्ट उनको वो कॉपी किताब घर ले जाने की परमिशन भी नहीं है, वहीं पढ़ो और वहीं छोड़ के जाओ। ये कड़वी सच्चाई है। तो वो क्या हो रहा है, कैसे? अच्छा, दूसरा, ठीक है, इस देश में जब पहले अनपढ़ अनाड़ी आतंकवादी बन रहे थे, तो फिर थोड़ा ग्रेजुअली आगे मामला बढ़ा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर आतंकवादी बनने लग गए। थोड़ा और ग्रेजुअली बाद में पाया गया कि नहीं, होमगार्ड भी और सिपाही भी आतंकवादी बन रहे। फिर ग्रेजुअली क्या देखा गया कि नहीं, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार लेवल के लोग आतंकवादी बनने लग गए। और अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉक्टर भी रेडिकलाइज हो रहे, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, ऐसे लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो खतरा इस बात का है राम मोहन जी, कल को बस का ड्राइवर जिसमें 60 लोग बैठे हुए हैं, अगर वो रेडिकलाइज हो गया तो 60 लोग गए। आपके फ्लाइट का जो पायलट है, अगर उसमें से एक पायलट रेडिकलाइज हो गया तो 250-300 लोग गए। आपका ट्रेन का ड्राइवर, अश्विनी जी, फराज किदवई आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं जल्दी। आपके ट्रेन का ड्राइवर या रेलवे स्टेशन मास्टर अगर रेडिकलाइज हो गया, फिर तो 2-3 हजार लोग गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कैंटीन में हमारे सारे जजेस एक दिन लंच करते हैं। अगर उस हमारी सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन का जो कुक है वो रेडिकलाइज हो गया, सारे जज गए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट के सेशन का जो कुक है रेडिकलाइज हो गया। देखिए, जब वकील लॉजिक करते हैं, उसमें अश्विनी जी भी कर रहे हैं और फराज किदवई भी एडवोकेट हैं, वो भी वकील हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि फराज किदवई आपको रिस्पॉन्ड करें। मुझे किदवई साहब, मैं यही कह रहा हूं भाई, विधानसभा का कुक रेडिकलाइज हुआ, सारे विधायक गए। पॉइंट है, लेकिन बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्यों रेडिकलाइज था, इसको किसने किया था और सरकार इसको क्यों नहीं ढूंढ पाई। फराज किदवई, पॉइंट है, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन की जड़ पर चोट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? किदवई साहब। नहीं, बिल्कुल राम जी आप सही बोल रहे हैं और अश्वनी जी की बात से मैं सहमत हूं कि पहले जो है वो चपरासी रेडिकलाइज होता है, उसके बाद में फिर उसके ऊपर चले जाइए तो शायद क्लर्क रेडिकलाइज होता है, उसके ऊपर चले जाइए तो फिर डॉक्टर रेडिकलाइज हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि प्रदीप कुरलोरकर नाम का जब साइंटिस्ट रेडिकलाइज होता है और वो हमारी और ISI से जासूसी करने लगता है राम जी, और हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशंस लीक करता है, तो पूरे देश को खतरा आ जाता है। बलराम सिंह जो बजरंग दल का एक कार्यकर्ता होता है, जब वो रेडिकलाइज होता है और हमारे दुश्मन देश को जब वो सूचनाएं पहुंचाने लगता है और उसके ऊपर मध्य प्रदेश ATS जो है वो मुकदमे करती है तमाम धाराओं में, तो जब वो रेडिकलाइज्ड होता है तो इस पूरे देश को खतरा होता है। वैसे एक लॉन्ड्री लिस्ट है, इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है अब हमसे पहले जो मौलाना साहब कुछ बोल रहे थे, उन्होंने शायद आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा मगर उसको ठीक से बता नहीं पाए कि 1996 के गाजियाबाद में के जो बस में जो एक बम विस्फोट हुआ था, उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम देखिए इस समय मैं भूल रहा हूं, उसको कोर्ट ने छोड़ा है। तो शायद वो ये बताना चाह रहे थे, मोहम्मद इलियास नाम है उसका। आज ही इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई है।